आज की जो क्लास है वो हमारी PYQ बेस्ड रहेगी और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये रहेंगे सारे के सारे कि आप इसमें देखेंगे कि किस तरह का इसमें कोई एरर है। जैसे कि हम इसमें सेंटेंस में देखें वेदर एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर भी हो सकती है इसमें, तो उसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें आपके पास ऑप्शंस है, अगर कोई छोटा मोटा पंक्चुएशन का एरर होगा तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। निमिटी ऑफ फूड वर स्प्रेड ओवर द टेबल्स एंड वाज वे मोर देन एनी वन ग्रुप ऑफ पीपल्स कुड ईट। अब ये जो निमिटी है, निमिटी ऑफ फूड का मतलब है एक्सेस, ठीक है, एक्सेस ऑफ फूड। आप क्या बोल सकते हैं, excess of food were spread over the tables and was way more than any one group of people could eat। ऑप्शन आपके पास है A, B, C, D या नो एरर। आपने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, you have to find out that whether is there any grammatical error or any punctuation any idiomatic errors या sentence subject verb agreement error, ये आपने इसमें फाइंड आउट करना है। बताइए आप, इसमें कोई एरर है, is there any error? Is there any error? Anonymity of food were spread over the tables and was way more than any one group of people could eat. This is the question, and the right answer for this is option A, ठीक है। In the option A, what could be the error? कौन सा एरर हो सकता है इसमें, अभी भी आप बताइए। इसमें ऑप्शन ए में क्या एरर हो सकता है, कोई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का एरर हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ जी, क्या हो सकता है? या वॉज का वर्ब का वॉज बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? और क्या बन सकता है, और क्या एरर हो सकता है इसमें, ठीक है। द एरर इन द पार्ट ए इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द वर्ड निमिटी इज अ सिंगुलर नाउन, सो द वर्ब वर शुड बी चेंज टू द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज वॉज। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर के साथ हमारे पास वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेसिंग द वर्ब, ठीक है। वर्ब को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वॉज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कीपर ऑफ द बोट गाइड द वेसल through the storm and made it safely into the port। क्या बता रहा है ये, the skipper of the boat guide the vessels through the storms and made it safely into the port। बताइए अब इसमें क्या एरर हो सकता है, इसमें एरर रहेगा, ठीक है, कोई भी एरर हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर हो सकता है, प्रीपोजिशनल एरर हो सकता है, या आपका इसमें कोई सेंटेंस के जो इडियोमेटिक्स वेज के एरर्स होते हैं वो हो सकते हैं। एक जो पंक्चुएशन है यू कैन इग्नोर दैट, फुल स्टॉप, कॉमा एटसेट्रा, दैट कैन बी इग्नोर्ड। बताओ क्या हो सकता है इसमें। द स्कीपर ऑफ द बोट गाइड द वेसल्स थ्रू द स्टॉर्म। अब थ्रू द स्टॉर्म या बाय द स्टॉर्म, विद द स्टॉर्म, ठीक है, ये क्या हो सकता है। एंड मेड इट सेफली, मेड होगा, मेक होगा, इट सेफली होगा या सेफ होगा, ठीक है, या सेफर हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब यही हो सकता है ना, कुछ एरर इसमें है ना। या स्कीपर ऑफ द बोट गाइड, यहाँ तो लगभग लगभग देख लो आप, स्कीपर तो स्कीपर ही रहेगा, है ना। वेसल्स थ्रू, देखिए क्या एरर हो सकता है, ऑप्शन बी में एरर है, बोट द गाइड, बोट गाइड द वेसल, क्या होगा इसमें, गाइड का क्या आ जाएगा, गाइड आएगा ही नहीं या कुछ ही चेंज होगा, क्या होगा इसमें, गाइडेड, क्यों होगा गाइडेड, vessel instead of guide the vessel, the verb should be in the past tense to match the correct sequence of the sentence, ठीक है। क्यों, कहां से पता चला आपको इसका कि ये पास्ट में जाएगा, to make the sentence grammatically correct we have to use the guided, the other part of the sentence grammatically correct, ठीक है। the skipper of the boat guided the vessels through the storms and made,
यहां से लग रहा है ना पता, ये भी किसमें दिया है, पास्ट फॉर्म में दे रखा है मेड, ठीक है, मेड इट सेफली इनटू द पोर्ट, कि भाई इसने सेफली पोर्ट तक पहुंचाया और स्कीपर ने जो बोट गाइड है उसको प्रॉपरली गाइड करके पोर्ट तक पहुंचाने में उसकी मदद की। इस तरह से एक ये सेंटेंस है, ठीक है। तो ये किसमें है, पूरा का पूरा है। इन अगर जनरल पढ़ेंगे भी तो भी आपको इसका मीनिंग क्या लगेगा, ये पास्ट में दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, दैट इज अ spunky and full of spirit. The little girl is known for always doing things that others are afraid to does. अब बताओ आप। और जो ये स्पंकी है इसका मीनिंग रहेगा करेजियस, ठीक है। स्पंकी का मतलब क्या होता है, करेजियस, करेजियस, ठीक है, करेजियस, ठीक है, या डेटरमाइंड, ठीक है। आप इसको दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेटरमाइंड, मतलब जो दृढ़ निश्चय कर ले, डेटरमाइंड, डिटरमिन, ठीक है, टू डेटरमाइन समथिंग, है ना। एंड फुल ऑफ स्पिरिट, द लिटिल गर्ल इज नोन फॉर ऑलवेज डूइंग थिंग्स दैट अदर्स आर अफ्रेड टू डज, मतलब कि जो दृढ़ निश्चय या फुल ऑफ स्पिरिट वाली जो लड़की है वो हमेशा उन चीजों को करने के लिए रेडी है जो चीजों को करने से या जिन थिंग्स को करने से बाकी लोग डर जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, है ना, या पीछे हट जाते हैं। तो आप बताएं इसका राइट आंसर डी, ठीक है। डी में क्या आएगा, टू डू आएगा कि या टू डज आएगा, ठीक है। अफ्रेड टू डू इंस्टेड ऑफ अदर्स आर अफ्रेड टू डज, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे द वर्ब डज शुड बी इन द बेस फॉर्म आफ्टर द प्रपोजिशन टू फ्रॉम द इंफिनिटिव फ्रेज। To make the sentence grammatically correct, does should be replaced with do. The other part of the sentence is correctly matched. तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, others are afraid to do, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, द सेल्स न्यूक्लियस इज लाइक द कंडक्टर ऑफ अ ह्यूज ओपेरा हु टेल ऑल द परफॉर्मर व्हाट टू डू। क्या बताया इसने, द सेल्स न्यूक्लियस इज लाइक द कंडक्टर ऑफ अ ह्यूज ओपेरा हु टेल ऑल द परफॉर्मर्स व्हाट टू डू। बताइए क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, डन। देन द राइट आंसर फॉर दिस इज सी, ऑप्शन सी, ओपेरा हु टेल ऑल द, क्या आएगा इसमें, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सी हैज द ग्रामेटिकल टेल शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, टेल्स, ठीक है। क्या आएगा यहाँ, टेल का क्या बन जाएगा, ओनली टेल्स बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर है दैट इज द सब्जेक्ट कंडक्टर इज सिंगुलर, ठीक है। टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट वी हैव टू यूज एस और ईएस विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यह रूल है इसका, क्या है कि थर्ड पर्सन हो कुछ भी, थर्ड पर्सन हमारे पास नाउन भी आ जाएगा। नाउन का मतलब क्या, नेम ऑफ एनीथिंग, आप ऐसे लिख सकते नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम है, नेम ऑफ एनीथिंग। जब हम नेम ऑफ एनीथिंग बोल दिया तो कोई भी नाम है, जो भी नाम आप सोच सकते हैं, जैसे ये कंडक्टर ही सोच लिया मैंने यहाँ पे नाम, ये भी तो एक तरह का नाम ही है, तो ये भी नाउन है। नाउन कैसा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। और सिंगुलर फॉर्म में दे रखा, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस और ईएस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेल लिखा है, और टेल के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। होता है ये वॉवल होता है यहाँ पे दे रखा, तो हम यहाँ पे ईएस यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा एस का यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, टू अवॉइड अ कैलेमिटी द पुलिस इज आस्किंग एवरीवन टू मूव अवे फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। मतलब जिस बिल्डिंग में आग लग गई है उस बिल्डिंग से पुलिस वालों ने सबको हटने के लिए बोला है। क्या बोला है, सबको हटने के लिए बोला। टू अवॉइड द कैलामिटी मतलब किसी भी तरह की कैलामिटी से बचने के लिए। कैलामिटी क्या होती है, काइंड ऑफ डिजास्टर, डैमेज, है ना, आप इसको बोल सकते हैं डिजास्टर या डैमेज। टू अवॉइड अ डैमेज द पुलिस इज आस्किंग एवरीवन टू मूव अवे फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग्स। तो ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी, बताइए। पुलिस जो हम ये नाउन है, मतलब जो सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे पुलिस, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, पुलिस।
ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये भी आपने पहले देखना है कि भाई पुलिस जो वर्ड है वो सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे भी बताए थे आपको कि जो देखने में कैसे है सिंगुलर लेकिन होते वो प्लूरल है। कुछ वर्ड ऐसे देखने में प्लूरल है, जैसे कि न्यूज, देखने में कैसे लगता है वो प्लूरल, लेकिन उसका जो यूज है या उसका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल फॉलो करता है वो क्या करता है सिंगुलर वाला, कि मतलब न्यूज के साथ क्या आ जाएगा सिंगुलर वाला वर्ब आएगा। और कुछ ऐसे बताए थे जैसे चिल्ड्रन बताया था मैंने, चिल्ड्रन के साथ मैंने क्या बताया था कि इसमें प्लूरल लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं, चिल्ड्रन इज प्लेइंग नहीं होगा, क्या होता है चिल्ड्रन आर प्लेइंग। पर चिल्ड्रन है तो क्या देखने में वर्ड कैसा लग रहा है सिंगुलर, चिल्ड्रंस नहीं लिखते हम उसके लिए, क्या नहीं लिखते चिल्ड्रंस, इस तरह से तो नहीं लिखते ना, हम क्या लिखते सिंपल, हम उसको क्या चिल्ड्रन लिखते। तो वैसे आपने यहाँ पर भी देखना कि ये पुलिस क्या सही लिखा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इज आस्किंग एवरीवन टू मूव अवे फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। वेरी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना ज्यादा नहीं सोचना। कहाँ पे एरर है इसमें, ऑप्शन बी में एरर है। क्यों एरर है ऑप्शन बी में, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पुलिस है, पुलिस जो वर्ड है दैट इज द प्लूरल, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट जो हमारा पुलिस है वो कैसा है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ इज ना लगा के हम क्या लगाएंगे आर वहां पे एज अ वर्ब यूज करेंगे। क्वेश्चन है दैट इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ्स देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन को आपने सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अब ये पहले ही आपने ये पैसेज ऐसा है, इसी को अगर आपने एक बार सॉल्व कर दिया तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है 17 से लेकर 21 तक आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पता लग जाएगा कि थर्ड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, या लास्ट नंबर पे कौन सा है। इस तरह से स्ट्रक्चर आप एक बार रीअरेंज कर दिया, फिर उसके बाद आंसर ऐसे ही देने आपने इसके आगे, ठीक है। तो पहला आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, artificial intelligence and robotic are very recent technology and risk for our world। पहला क्या था इसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आर वेरी रिसेंट टेक्नोलॉजीज एंड रिस्क फॉर आवर वर्ल्ड। दूसरा बता रहा है ये दे मे आल्सो इनहेरिट द फुल नेचर ऑफ क्रिएचर्स व्हेन ह्यूमंस सी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एआई एंड रोबोटिक human beings can examine and understand the objectives and intentions of them to make life easy and assist human beings within different circumstances and situations. This is the third option. And the fourth option is, however, currently and in the near futures, due to change in the attitude of robotic and AI inventors and experts, as well as based on the AI natures, that their capacity of environmental acquisitions and adaptations, they may become predators and put creators at risk. And the last option is they are developing their capacity dramatically and shifting their origins of developing intentions to other dimensions, and thus finally they will create their new universe, or the destinies of our universe will be in dangers, ठीक है। तो ये बता दिया। अब इसका क्या करना है आपने, इसका सीक्वेंस बनाना है, मतलब इसको क्या कि भाई पहले नंबर पे कौन सा आना चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा आना चाहिए, तीसरे नंबर, ये जस्ट क्या करे इसको ऊपर नीचे कर रखा है सीक्वेंस इसका, बस उतना करना। and you will get 5 minutes for this, right? What is the right answer इसका, which of the following should be the third sentence after rearrangement। इसमें तीसरे नंबर पर after rearrangement कौन सा सेंटेंस है, सी, ये वाला ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, इधर वंशु, ऑप्शन ए, इधर डी, ऑप्शन डी, इधर सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो क्या सही हुआ है। अगर आपका अभी ये वाला आंसर सही हुआ तो समझिए कि आगे वाले भी सही होने वाले। किसका सही हुआ था, ये डी बोला था किसने, बीच में बोला था किसने, डी किसने, कुछ हुआ आपने, तो डी इज द राइट आंसर। यानी कि जो ई वाला ये थर्ड नंबर पे आएगा आपका सीक्वेंस में, इसका मतलब क्या आपका अरेंजमेंट गलत हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आप, तो अब यहाँ से आगे क्वेश्चन ही है, पैसेज वही है। अब यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, इसमें पहला कौन सा होना चाहिए। फिर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, फिफ्थ नंबर पे कौन। अगर पहले वाला सही हो गया ना तो सारे के सारे सही होने, तो ये सारे के चार, यहाँ पे 21 और लास्ट है हमारे पास 22। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो ये इसका सीक्वेंस है राइटिंग का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ इज ए ई सी डी बी एफ, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, ए ई सी डी बी एफ। यानी कि ए पे क्या आ जाएगा पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आर वेरी रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड रिस्क फॉर आवर वर्ल्ड। This sentence introduced the topic of artificial intelligence and robotics as the recent technology and potential risk to the world। मतलब जब हम देखो किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो उसका हम क्या देखते हैं, पहले तो हम उसका ब्रीफिंग करते हैं ना कि भाई अभी उसमें क्या चीजें है, किस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो ब्रीफिंग हमने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करना है, दे आर डेवलपिंग, मतलब कि अब वो कैसे रिएक्ट करी, कैसे उस इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी। दे आर डेवलपिंग देयर कैपेसिटी ड्रामेटिकली एंड शिफ्टिंग देयर ओरिजिन ऑफ डेवलपिंग इंटेंशंस टू अदर डायमेंशंस, मतलब कि जिस चीज के लिए उसे बनाया जा रहा था, जो उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की इंटेंशन एक्चुअल में थी, अब प्रेजेंट सिनेरियो में हमने अपनी जरूरतों को इस तरह से बढ़ा दिया कि अब उसका जो रियल मीन है टू डेवलप और इन्वेंट द टेक्नोलॉजी दैट हैज गॉन चेंज, ठीक है, कि अब वो क्या है, लगातार बदल रहा है। सो सेंटेंस ई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रैपिड डेवलपमेंट एंड चेंजिंग इंटेंशंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, यानी कि अब क्या बता रहा है, ये चेंजिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जो हमारी इंटेंशन है किस तरह से वो चेंज हो रही है और किस चीज के लिए हमने इसको यूज किया था और क्या हम उसके प्रेजेंट में आउटकम देख पा रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, दूसरा उसके चेंजिंग आउटकम्स दिए कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है। तीसरा स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है पैसेज में, व्हेन ह्यूमन सी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द एआई एंड रोबोटिक ह्यूमन बीइंग्स कैन एग्जामिन एंड understand the objectives and intentions of them to make life easy and assist human beings within different circumstances and situations। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जब हमने दोनों चीजें कंपेयर कर दी कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है और किस इंटेंशन से बनाया था, और अब हम इसको किस में ले जा रहे हैं कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट का देख समझ गया, पास्ट क्या था इसका, हिस्ट्री क्या थी, फिर थर्ड नंबर पे हिस्ट्री आ जाएगी। व्हेन ह्यूमन सी द पास्ट हिस्ट्री, ये क्या होता है, सी सजेस्ट दैट एग्जामिनिंग द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एआई एंड रोबोटिक कैन हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंड देयर ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन इन वेरियस सिचुएशन। मतलब कि आज के जब हमें लगे कि भाई हम बहुत ज्यादा इसमें एडवांस कर रहे हैं, या मतलब कुछ हमारे जो मीन ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बजाय हम दूसरे ही उसमें इसको यूज कर रहे हैं या अदर वे में यूज कर रहे हैं, तो हम क्या उसकी रियल मीनिंग को समझे, तो कहाँ से समझे, जो हमने हिस्ट्री में किया था, हिस्टोरिकली जो एविडेंसेस है उससे उसके बेसिस पे हम उस चीजों को दोबारा से री एग्जामिन कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दैट इज हाउएवर currently and in the near future due to the change in the attitude of robotic and AI inventors and experts, as well as based on the AI nature that their capacity of environmental acquisition and adaptation, they may become a predator and put creator at risk। अब इसने इसके बारे में बता दिया कि भाई हमने हिस्ट्री में तो हमने चलो जो भी हमारी इंटेंशन रही है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति आ रही है, अब दोबारा से हम वहीं पे आगे वापस, ठीक है, कि सेंटेंस डी इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एटीट्यूड ऑफ द एआई इन्वेंटर्स एंड द कैपेसिटी ऑफ एआई फॉर अडॉप्शन could lead to the potential risk, making them predators in the certain context। ठीक है, मतलब कि अब ये क्या अवेयरनेस कि भाई अगर हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर कैसे रहना है हमें। ये अब तीसरे पॉइंट लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अब लास्ट में देखेंगे, दे में also inherits the full nature of the creators, ठीक है। सेंटेंस बी फॉलो द लॉजिकली फ्रॉम सेंटेंस डी से, ठीक है, मतलब ये इसी को फॉलो कर रहा है, सजेस्टिंग दैट एआई एंड रोबोटिक माइट इनहेरिट द नेचर ऑफ द क्रिएटर्स, फर्दर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ देम बिकमिंग अ पोटेंशियल रिस्क।
फिर आता है ई एफ 10 फाइनली, मतलब इसको अब लास्ट में, फिर जो ये तो जैसे यहाँ 10 फाइनली, ये तो खैर आना ही लास्ट में था, ये तो आपको पहले ही क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा फाइनली, तो फाइनली का मतलब कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में हम पूरे के पूरे पैसेज को। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज हमारा राइट सीक्वेंस में कैसे आएगा, ए ई सी डी बी एफ, और ये सारे के सारे फिर आपके यहाँ पे आंसर करेक्टली मैच हो जाएगी, ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे ये देखे थे। अब आप बता दो इसके हिसाब से अब कौन कौन से, देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, कौन सा होना चाहिए फर्स्ट, ए पक्का, और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस, कौन सा होना चाहिए, बी, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ई, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एफ। तो ये देखो 5 नंबर ऐसे मिनटों में आ गया आपके पास। क्या है कि आपने इसमें करना क्या है, आपने काम ही कितना किया इसमें 5 क्वेश्चन बनाने में, आपने जो काम किया वो आपने पूरा पैसेज पढ़ा, उसको सिस्टमेटिकली आपने रीअरेंज किया, रीअरेंज किया, उसमें टाइम कितना लगा आपको, मान लो कि 2 से 3 मिनट लगे, और नंबर कितने बन रहे हैं आपके 5 नंबर, तो 5 बन रहे, 17 18 19 20 21 22, 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। एक बारी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से भी इसमें क्या आते हैं हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल देखते हैं।